डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 4 के नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और वो है 4.5 विद्युत धारा अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र। किसी विद्युत धारा अवयव के कारण उसके आसपास जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, किसी एक निश्चित बिंदु पर एक निश्चित दूरी पर उस चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करने के लिए बायो-सावर्ट ने एक नियम दिया जिसे हम बायो-सावर्ट नियम के नाम से जानते हैं। और आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि अगर कोई चालक है, कोई धारावाही चालक है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसके किसी एक छोटे से एलिमेंट, छोटे से हिस्से के वजह से उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, उसका परिमाण कितना होता है और कितनी दूरी पर उसको हम लेते हैं। साथ ही साथ बायो-सावर्ट के नियम से ये भी हमें पता चलेगा कि उस चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, चालक में बहने वाली धारा और उस बिंदु की चालक से दूरी, इन दोनों पर किस तरह से निर्भर करता है। तो चलिए आइए देखते हैं, इसे समझते हैं कि बायो-सावर्ट नियम क्या है और इसकी गणितीय व्याख्या क्या है, वो हम देखते हैं। सबसे पहले आपको स्पष्ट कर दूं मैं कि इस नियम के माध्यम से हम किसी चालक के पास चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण निकाल रहे हैं। तो जहाँ जहाँ भी कैपिटल लेटर में बी लिखा हुआ है, कैपिटल बी बोल्ड लेटर, तो आप समझ जाइए कि वो सदिश रूप है, वेक्टर पढ़ना है उसको। ऐसे ही एल अगर कैपिटल लिखा है, बोल्ड लिखा है डार्क अक्षरों में, तो वो भी सदिश पढ़ना है। ऐसे ही आर के लिए है। तो पुस्तक में आप जब इसको पढ़ेंगे तो इन बातों का ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ एक आध जगह कुछ मिसप्रिंट है, वो भी मैं बताऊंगा कि उसको आपको करेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम धारावाही चालक की बात करते हैं और इसके लिए आपको एक चित्र दिखाता हूं मैं। देखिए इस डायग्राम में, पहले हम डायग्राम को ही देखते हैं। इस डायग्राम में आपको एक XY धारावाही चालक दिख रहा है, उसका नाम XY है। देखिए चित्र में दिखाई दे रहा है XY। इस XY चालक में मान लीजिए एक तार है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इस XY चालक तार में धारा I प्रवाहित हो रही है, जिसको हमने यहाँ कैपिटल E से दर्शाया है, और उसकी दिशा भी दिखाई हुई है किस तरफ जा रही है। ये जा रही है X से Y की तरफ, धारा का प्रवाह हम दिखा रहे हैं। इस धारावाही चालक तार के एक अल्प अवयव को, एक छोटे से हिस्से को हम देखते हैं, यहाँ पर पॉइंट आउट करते हैं। नीले रंग से देखिए एरो लगा हुआ है और ये छोटा सा हिस्सा हमने यहाँ पर लिया है। इस छोटे से हिस्से के वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर r दूरी पर बिंदु P पर उत्पन्न हो रहा है, जिसका परिमाण वेक्टर dv है, इसके बारे में हमें यहाँ पर गणना करनी है। देखिए बहुत सिंपल सी बात है और बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगी कि एक चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, और अभी हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि यदि किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसी बात की गणना के लिए यहाँ पर एक तार को लिया गया है और हम पूरे तार से कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है ये नहीं ज्ञात कर रहे हैं। हम उसके एक छोटे से अवयव की, जिसको नाम दिया हमने विद्युत धारा अवयव, उसके माध्यम से कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा r दूरी पर, ये देखना जा रहा है। चित्र में और एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये जो यहाँ पर धारा अवयव लिखा है वेक्टर dl, है ना, idl लिखा हुआ नहीं, अभी देखेंगे idl कैसा आता है। इसकी दिशा भी इधर दिखा रहा है। साथ ही साथ ये डॉटेड लाइन जो है, ये डॉटेड लाइन उस अल्प अवयव के डायरेक्शन को दिखाने के लिए उपयोग में लाई गई है, और इसी के साथ उस बिंदु पर सदिश r द्वारा बनने वाला कोण थीटा दिखाया गया है। आप इस लाइन से कंफ्यूज ना हो कि केवल विद्युत धारा अवयव को दर्शाने के लिए दिखाया कि एरो लगाते, ये इसका कोई मतलब यहाँ नहीं है। इस लाइन का आपको डॉटेड लाइन से ये वेक्टर r वाली लाइन के बीच में देखिए ऐसा मार्किंग किया हुआ है, कोण थीटा दिख रहा है। कहने का मतलब, अगर मैं ये कहूँ कि अल्प अवयव और वेक्टर r, यानी कि मैं कहूँ कि dl और r, या ऐसा कहूँ कि वेक्टर dl और वेक्टर r, इन दोनों के बीच का कोण है थीटा, तो आपको समझ जाना चाहिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं।
चलिए अब विवरण देखते हैं इसका। विवरण क्या कह रहा है। वही सारी बात जो आपने डायग्राम में देखा है, चित्र में देखा है। आपको तैयार करने के लिए इस पोर्शन को, सबसे पहले किसी भी टॉपिक को तैयार करने के लिए आप उसके परिपथ को, उसके चित्र को अच्छे से स्मरण कर लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए, और उसके हर एक अवयव जो नामांकित किए हैं उनको समझ लीजिए, जिससे आपको गणना करना आसान हो। साथ ही साथ ये जो विवरण लिखा है ये भी आप आसानी से लिख पाएंगे। जैसे यहाँ लिखा है ना, चित्र में एक परिमित विद्युत धारा चालक XY दर्शाया गया है। परिमित क्यों बोला? क्योंकि उसकी लंबाई सिर्फ X से Y तक, जिसमें विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है। चालक के अति अल्प अवयव dl पर विचार कीजिए। मान लीजिए हमें इस अवयव द्वारा इससे वेक्टर r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर dv का मान निर्धारित करना है। तो ये सारी बात आप चित्र देख के खुद लिख पाएंगे, इसके लिए कोई अलग से याद करने की जरूरत नहीं। मान लीजिए विस्थापन सदिश वेक्टर r तथा dl के बीच थीटा कोण बनता है, ये भी आप चित्र में देख चुके हैं। बायो सावर्ट के नियम के अनुसार अब यहाँ से अपन आते हैं कि बायो सावर्ट का नियम दरअसल क्या रहा है। इस नियम के अनुसार ये जो dv है, विद्युत धारा से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर dv, ये दो राशियों पर निर्भर करता है। एक राशि इसका परिमाण बोल रहा है, परिमाण जैसे बोलेगा तो ऐसे दो लाइन के बीच में इसका परिमाण अनुक्रमानुपाती होता है I और dl की लंबाई के परिमाण के। यानी कि अगर मैं लिखूं पहले I और दूसरी राशि है dl, वेक्टर L है। तो एक बात तो ये समझ में आ गई कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसका परिमाण दो फैक्टर ऐसे हैं जिनके अनुक्रमानुपाती है, लेकिन एक तीसरा फैक्टर है जिसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसी को मैं यहाँ पे ऐसा लगा के लिखता हूँ 1/r²। अब यहाँ थोड़ा सा समझने वाली बात है कि पुस्तक में यहाँ सीधे r की घात 3 लिखा है और ऊपर लिखा हुआ है वेक्टर r। तो अब इन दोनों को पहले मैं एक साथ लिख देता हूँ। वेक्टर dv अनुक्रमानुपाती I mod वेक्टर dl अपॉन r²। ये मैंने ऐसा लिखा, पुस्तक में ऐसा नहीं लिखा। इसको मैं सिंप्लीफाई करना चाह रहा हूँ कि यहाँ क्यों उनने वेक्टर dl के साथ क्रॉस r लिखा, यानी कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल के रूप में इसको दर्शाया। इस बात को समझने के लिए आपको समझना होगा कि हम जो यहाँ पर r लिख रहे हैं, ये वाला r सदिश नहीं है। अगर इस राशि को सदिश बनाना है तो इसमें दिशा का गुणा करना पड़ेगा, अर्थात दिशा बताने वाला सदिश कौन सा होता है? बोलिए क्या? मात्रक सदिश। वेरी गुड। तो मात्रक सदिश होता है, ये मैंने बता दिया, यूनिट वेक्टर r। और आपको ये भी मालूम होगा कि ये मात्रक सदिश को हम ऐसा और लिख सकते हैं, I mod वेक्टर dl अपॉन r² इनटू ये बन जाएगा वेक्टर r अपॉन r। शायद आपको पहले कभी मैंने बताया होगा तो आपको याद होगा। देखो मैं यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ उसी बात को फिर से कि यूनिट वेक्टर जो होता है, सपोज ये यूनिट वेक्टर है, इसके ऊपर हम कैप लगाते हैं, याद है? तो अगर मैंने यूनिट वेक्टर r लिखा है तो मुझे इसके इक्वल लिखना पड़ेगा इसका ही सदिश r बटे उसका परिमाण वेक्टर r। ये परिमाण अगर मैं लिखता हूँ तो उसको बिना सदिश के चिन्ह के ऐसा r लिख सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। यहाँ ऐसा आने के बाद अब ये r² और ये r मल्टीप्लाई होकर r की घात 3 हो जाएंगे, जो यहाँ लिखा हुआ है। अब आप देखिए इसको, यही आएगा वेक्टर dv समानुपाती I dl, वेक्टर dl है, कैपिटल L है, क्रॉस वेक्टर r, ये सदिश गुणनफल। ठीक है, हो गया क्लियर? आगे बढ़े, चलिए। अब आगे यहाँ पर लिखेंगे हम वेक्टर dv बराबर μ0/4π। हमने अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाया, राइट हैंड साइड में हमको एक स्थिरांक का गुणा करना पड़ा और वो स्थिरांक है μ0/4π। ये अनुक्रमानुपाती का नियतांक है। और अगर हम निर्वात लेते हैं माध्यम को, तो निर्वात के लिए इस क्षेत्र का परिमाण क्या होगा? देखिए
परिमाण शब्द आया ना, अब मॉड लग गया, वेक्टर डी भी मॉड में आ गया, इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। अभी कैसे आया, ये dl क्रॉस वेक्टर r है, इसके गुणनफल को जब आप लिखोगे तो b वेक्टर l क्रॉस वेक्टर r, जब परिमाण लिखेंगे आप तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, b स्मॉल l r बिना सदिश के चिन्ह के साइन थीटा, उनके बीच का कोण, क्या लिखेंगे हम, dl r साइन थीटा, इसके प्लेस पे आएगा। तो वो जो r आएगा वो वेक्टर नहीं होगा, परिमाण के रूप में होगा, तो नीचे वाला भी r की घात 3 में से एक r कट जाएगा और आपको ये मिलेगा। समीकरण नंबर आप 2 दे दीजिए, इसको 1 दे दीजिए, ठीक है। तो अब हमारे पास परिमाण आ गया, किसका परिमाण आ गया, वो r दूरी पर स्थित बिंदु P जो था उस पर चुंबकीय क्षेत्र का। आपने चित्र में अगर ध्यान दिया होगा कि वहां पर जो चित्र चुंबकीय क्षेत्र का बना है उसमें क्रॉस लगा हुआ है, मिटा दूं मैं, चलिए उस पे क्रॉस कैसा लगा हुआ, देखो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर लिखा हुआ, ऐसा गोला बना हुआ है और ऐसा क्रॉस लगा हुआ है। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है चुंबकीय क्षेत्र उस तल के अंदर की तरफ की दिशा में है, अगर डॉट लगा होता तो बाहर की तरफ है, तल से बाहर की तरफ है। तो यहाँ पर ये बात भी आपको ध्यान में रखना है कि वो जो चिन्ह है वो क्या बता रहा है। देखिए अब हम बात करते हैं म्यू 0 अपॉन 4 पाई जो अनुपातिक नियतांक है उसकी वैल्यू का, उसका मान कितना होता है। इसका मान होता है 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर प्रति एम्पियर, मतलब धारा के ऊपर निर्भर कर रहा है पूरा चुंबकीय क्षेत्र का ये नियतांक। ये राशि म्यू 0 जो है उसको मुक्त आकाश की चुंबकशीलता नियतांक कहते हैं। किसको कहते हैं, ध्यान दीजिए, मैं इसकी बात कर रहा हूँ म्यू 0 को क्या कहेंगे, निर्वात की चुंबकशीलता। अब बायो-सावर्ट का नियम जो है, और हमने एक और नियम पढ़ा था स्थिर विद्युत में, कूलाम का नियम, उसमें कुछ समानताएं हैं कुछ असमानताएं, तो इनको आप पढ़ेंगे तो ऐसे आपको समझ में आ जाएगा। दोनों दीर्घ परासी है, मतलब लॉन्ग रेंज, ज्यादा रेंज वाले परिसर वाले। परीक्षण बिंदु तक की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमणपाती दोनों होते हैं। ऐसे ही दूसरा बिंदु है इसका, इसके पहले एक और चीज आपको बता दूं, यहाँ पर कुछ स्टार बना है और लिखा है वेक्टर dl क्रॉस r की दिशा। मैंने अभी आपको बताया था dl छोटा सा है, r दूरी है, इन दोनों के बीच में जो कोण है, जैसे मान लो ऐसा अपन रखें, ये ऐसा या ऐसा, इनके बीच में जो कोण है वो है थीटा। तो ये कहता है कि इनकी जो दिशा है, यानी कि गुणनफल की दिशा है, वो दक्षिण हस्त पेंच नियम द्वारा प्राप्त होती है। दक्षिण हस्त मतलब आपके राइट हैंड रूल से मिलती है। आपका सीधा हाथ इसको बताएगा, कैसे बताएगा देखते हैं। dl तथा r के तलों को देखिए, कल्पना कीजिए कि आप पहले सदिश से दूसरे सदिश को गमन कर रहे हैं। ये मेरे हाथ में ही आपको बता दे रहा हूँ मैं कि पहला सदिश और दूसरा सदिश से गमन करने की दिशा में ये उंगलियों को मोड़ता हूँ। ये देखिए, ये मैंने मोड़ा उंगली, ये दिख रही है, इसकी दिशा इधर है, इस तरफ। इस तरफ की दिशा को हम कहेंगे वामावर्त दिशा। कैसे कहेंगे, क्योंकि घड़ी की सुइयां ऐसे घूमती हैं, क्या बोलेंगे उसको, क्लॉकवाइज। अगर ये इस तरफ की दिशा में, तो मेरा हाथ ऐसा रखा है, तो ये जो परिणामी है वो संकेत किधर कर रहा है ये मेरे को देखना, ठीक है। तो हाथ को दोनों स्थिति में रख के मैं दिखा सकता हूँ। ऐसा रखूंगा तो ये दूर की तरफ जा रहा है, ये वाले, इसको क्या कहेंगे, दक्षिणावर्त है, तो दूर की तरफ जाएगा, और वामावर्त है तो मेरी तरफ आएगा। दक्षिणावर्त वामावर्त आपको नहीं समझ में आ रहा तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से समझ सकते हैं। यानी कि अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है, यानी घड़ी की सुइयों के विपरीत, देखो घड़ी की सुई ऐसे घूमती, इसके विपरीत अगर घूम रहा है इस तरह से, तो ये वाला जो एरो है मेरे हाथ का, ये उंगलियों की दिशा इधर जा रही है, और ऐसे करूँगा तो उल्टा होगा,
तो ये जो अंगूठे की दिशा है ये बदल जाएगी हाथ को बदलने से। ये मेरी तरफ आ गया, ये मुझसे दूर हो गया। तो ये इसको बताने के लिए उन्होंने बताया कि ये राइट हैंड रूल नियम से पता लगता है। चलिए, तो और क्या दोनों में समानता है। नंबर टू में आप देखिए क्या है। स्थिर विद्युत क्षेत्र अदिश स्रोत जैसे विद्युत आवेश द्वारा उत्पन्न होता है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश स्रोत जैसे I × वेक्टर dl द्वारा उत्पन्न होता है। और इसी में आप जब आगे पढ़ेंगे तीसरा और चौथा पॉइंट, तो चौथे पॉइंट में आइए, मैंने जो थीटा के बारे में बताया dl r sin थीटा, तो यदि थीटा की वैल्यू 0 है यानी कि dl और r की दिशा एक ही तरफ है, उनके बीच में कोई कोण नहीं है या 0 है, तो उस स्थिति में साइन 0 कितना होता है? कितना? 0। ठीक, तो साइन 0 बराबर 0 होता है, तो पूरा परिमाण ही 0 हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र 0 हो जाएगा। वेक्टर dv = 0। और इसी तरह आगे हम देखते हैं कि मुक्त दिक् स्थान की विद्युतशीलता, यानी मैं किसकी बात कर रहा हूँ? μ0 की। और मुक्त दिक् स्थान की चुंबकशीलता, दोनों का प्रकाश के वेग से एक बहुत अच्छा संबंध है। देखिए, इसको समझना बहुत आसान है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। यहाँ पर हम दो राशियों की बात कर रहे हैं, एक है μ0 और एक है ε0। अब विद्युत क्षेत्र की जब बात आती है तो हम ε0 को याद करते हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने ले लिया ε0 विद्युत क्षेत्र के लिए, यानी दिक् स्थान की विद्युतशीलता, और μ0 मैंने ले लिया चुंबकशीलता। और इन दोनों में मैंने 4 पाई का गुणा और भाग कर दिया, यानी μ0 ε0 इंटू 4 पाई अपॉन 4 पाई। इससे क्या बनेगा? इससे ये बनेगा कि हम इनको सेपरेट कर देते हैं, 4 पाई और ε0 को एक साथ लिखता हूं मैं ब्रैकेट में, 4 पाई ε0 एक साथ हो गया। बचा क्या? अभी जो हमने नियतांक उपयोग में लाया μ0 अपॉन 4 पाई। ठीक है, अब दोनों आ गए। अपन ने पिछले चैप्टर में पढ़े हैं स्थिर विद्युत में कि 4 पाई ε0 का मान होता है 1/9 गुणा 10⁹9 कूलम। पढ़े थे कि नहीं? भूल गए। इसी तरह अभी हमने देखे तुरंत इसी पीरियड में कि μ0 अपॉन 4 पाई का मान कितना होता है? 10⁻⁷। चलिए दोनों को अरेंज करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? 1/9 गुणा 10⁹9, नीचे आएगी जुड़ जाएगी तो यहाँ हो जाएगा 16। और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 3 गुणा 10⁸ का वर्ग। 3 गुणा 10⁸ प्रकाश का वेग, यानी कि हमको ये मिल गया 1/c² के इक्वल। ठीक है, ये संबंध समझ में आया? चुंबकशीलता और विद्युतशीलता दोनों में ये एक रोचक संबंध है, जिसके माध्यम से हम प्रकाश के वेग के मान तक पहुंच सकते हैं। SI मात्रकों में μ0 का एक निश्चित परिमाण 4 पाई इंटू 10⁻⁷। चलिए, तो ये आपका ये टॉपिक था बायो सावर्ट का नियम, जो परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप इसको एक बार रिवाइज करिए, बिना देखे उसका डायग्राम बनाइए और ये डेरिवेशन पूरा करिए, और फिर से इसको डीपली पढ़िए। और कहीं कुछ कन्फ्यूज़न है तो वो मुझसे ज़रूर पूछिए।